तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपनी वेक्टर 3D की जर्नी में। और इस लेक्चर में बात करने वाला हूं मैं प्लेन पर, स्ट्रेट लाइन पर ऑलरेडी बात कर चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो जिसने लेक्चर ना देखा हो, प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, देख डालो। सो प्लेन, आप प्लेन को बेसिकली डिफाइन कैसे करते हो? कोई भी सरफेस, ठीक है, कोई भी सरफेस जिसपे मान लो मैं 2 पॉइंट लगाऊं और उनसे ज्वाइन करने वाली लाइन को रखूं तो पूरी तरह उसी प्लेन में लाई करे, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास? प्लेन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस सरफेस को मैं प्लेन नहीं बोल सकता, हालांकि देखो ये अब ये पूरा प्लेन नहीं है ना, एक कर्व दी हुई है इसके अंदर, एक थोड़ा सा ये राउंडेड सरफेस है। तो कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे इस पे तो वो एक प्लेन की शेप नहीं लेती, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट। ऐसे कहोगे कि आप यहाँ पे तो इसको प्लेन बोल सकता हो क्या? मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट लूँ, उनसे ज्वाइन करने वाली लाइन जब पूरी तरह से सरफेस में लाई करेगी तो उस सरफेस को हम प्लेन बोलेंगे। अब इस प्लेन को हम डिफाइन कैसे करें, ठीक है ना? ध्यान से देखना आप। जैसे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने पास एक फिक्स पॉइंट और पैरेलल वेक्टर चाहिए, उसी तरह से प्लेन को डिफाइन करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं, किसी भी चीज़ की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है? उस सरफेस पे, उस कर्व पे ट्रेवल करने वाले कोई भी रैंडम पॉइंट के लिए कंडीशन तैयार करना। मान लो कोई भी रैंडम पॉइंट मेरा पी है, ठीक है, ये प्लेन फैला हुआ है 3D के अंदर, पी है, जिसका पोजीशन वेक्टर मैं क्या बोल रहा हूँ इन जनरल? आर वेक्टर। ध्यान से समझिएगा इसकी इक्वेशन को, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ चाहिए? एक तो सबसे पहली बात, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फिक्स पॉइंट इन प्लेन, ठीक है। एक चीज़ तो मेरे को ये चाहिए, और साथ के साथ अपने को चाहिए एक नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। लाइन के केस में मेरे को चाहिए था उसके अलोंग डायरेक्शन में एक वेक्टर, यहाँ पे हम बात करें नॉर्मल वेक्टर की। तो मान लो एक फिक्स पॉइंट तो अपने पास है, लेट्स से ए, जिसका पोजीशन वेक्टर मैं क्लेम कर रहा हूँ ए वेक्टर, ठीक है। और इसके एक नॉर्मल वेक्टर डिफाइन कर देते हैं अपन, वेक्टर एन, ठीक है। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि जैसे मान लो मेरा ये प्लेनर सरफेस है, इसमें 2 पॉइंट लिए हुए मैंने पी और एक दूसरा पॉइंट लिया हुआ है पी ए, तो एक एपी वेक्टर बना लिया। अब इस प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर हो, डेफिनेटली वो वेक्टर एन वेक्टर इस प्लेन में कोई भी वेक्टर ले लो, एपी लो या कोई भी 2 पॉइंट का वेक्टर ले लो, ये आपस में कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है ना। तो मैं ये बोलने में कोई बुराई नहीं है कि दैट एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, ठीक है। तो इस बात का क्या मतलब निकलता है अपना? दैट एपी वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट जो होगा वो 0 होगा। वीपी वेक्टर क्या है अपना? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही अपनी क्या है? प्लेन की इक्वेशन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। तो इस बारे में कोई तकलीफ तो है नहीं अपने को, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है। आर जनरल पॉइंट है, ए फिक्स पॉइंट है और एन क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इसी चीज़ को अगर मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आर के कोरस्पॉन्डिंग अपन ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ये हो गया अपना जर्नल पॉइंट। ए के कोरस्पॉन्डिंग ले लेता हूँ मैं पॉइंट अपना x1 y1 z1, ओके। एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशो ले लेते हैं अपन ए बी सी, ठीक है। इस बारे में कोई दिक्कत किसी को? सो क्या चीज़ बनेगी मेरे पास? आर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, एंड z माइनस z1 के कैप। अब इसका डॉट करा दे रहा हूं मैं किसके साथ? ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप, और ये डॉट हम बोल रहे हैं 0। डॉट प्रोडक्ट सबको ध्यान है ऑलरेडी वेक्टर से, तो ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी टाइम्स z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुई अपनी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D, जो कि किससे पास कर रहा है? x1 y1 z1 से, और जिसका नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो मेरे को दे रखा है ए बी सी, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज़ को कर पाओगे आराम से। अब इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर दूँ, क्या दिखता है? ए एक्स बी वाई सी जेड,
माइनस ax1 by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरी चीज़ तो एक कॉन्स्टेंट ही है ना, इस पूरे को नया कॉन्स्टेंट बोल देता हूँ ऐसे डी। तो इक्वेशन बन गई मेरे पास क्या, ax by cz प्लस डी इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करती है, प्लेन इन 3D। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करती है लाइन इन 2D प्लेन, सिमिलरली लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करती है, प्लेन इन 3D। तो थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा मैट्रिक डिटरमिनेंट के टाइम पे अपन ने 3 वेरिएबल की इक्वेशन सोल्व की थी, उनके नेचर ऑफ सोल्यूशन पे बात की थी, तो डेफिनेटली उनका 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस है नेचर ऑफ प्लेन्स के ऊपर, जिसमें मैं बात करूंगा लेक्चर के एंड में फैमिली ऑफ प्लेन्स के अंदर। बने रहो मेरे साथ लेक्चर में। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वेशन आ गई। मतलब जब भी आप इस तरह से इक्वेशन को पढ़ोगे कि 3x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसी जनरल इक्वेशन ले ली। तो ये क्या बता रही है मेरे को, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D जिसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, 3i कैप 4j कैप एंड 5k। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन देखती है आप क्या रीड कर सकते हो, नॉर्मल वेक्टर फटाफट पकड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्म देख ली मैंने प्लेन की इक्वेशन की, तो उस पर आप सवाल करना चाहो तो कर सकते हो सिंपल सा, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing from I कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू I कैप 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये क्या हो गया अपने पास, नॉर्मल वेक्टर। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा, अगर वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहो तो आर वेक्टर माइनस आई कैप 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर कार्टेशियन लिखना हो तो आर को एक्स वाई जेड करके भी चालू कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करके, या फिर सीधा सीधा उठा के रख सकते हो। ए देखते तो हमारे पास क्या है, ये 2 1 माइनस 1, ये बी सी की वैल्यू हो गई, ये 1 माइनस 2 1, ये होगी मेरे पास x1 y1 z1। सो व्हाट आई सेड, a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स जो कि 1 है y माइनस y1 तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस c टाइम्स जो कि माइनस 1 है z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर दिया मैंने, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ये आ गई अपनी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, सो बेसिक प्लेन की इक्वेशन पता लगी फिक्स पॉइंट और नॉर्मल से। अब इसी को और आगे एक्सटेंड करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। कोई समस्या, बहुत साइड मैंने डिवाइड कर दिया इसको एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ये क्या बनता है उस पर विचार करेंगे अभी। ये बन गया मेरे पास एन वेक्टर डिवाइड बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज एन कैप। ओके, इज इक्वल टू, ये पूरी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए भी ऑलरेडी नोन है, एन भी ऑलरेडी नोन है, तो इस लेट्स से इसी को डी बोल दूं मैं। तो इस एक टाइप की इक्वेशन को अपन बोलता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D, जहां पे ये जो डी है ना, स्मॉल डी, ये क्या बता रहा है मेरे को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओके, हालांकि ये वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है, कहाँ पे सुना हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2D में पढ़ते थे अपन, स्ट्रेट लाइन नॉर्मल फॉर्म, तो उसमें भी इसी तरह से चलता था, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जहाँ पे पी क्या होता था अपने पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले तो इस चीज़ को समझो कि काम कैसे कर रही है, क्यों बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ मैं डी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
सो बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन कि ये मेरा प्लेन है, ओके। आप जानते हो आर कोई रैंडम पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है, समझे। तो जैसे मान लो सोचो कि ये मेरा प्लेन है और ये टिप मेरी ओरिजिन पे है, तो आर वेक्टर ये पेंसिल, जैसे मेरी जो राइटिंग पेंसिल है इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से। और मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालनी है, मतलब ये चीज़ पता करनी है, इतना हिस्सा। तो आपको पता है कि जब भी आपको एक सीधी डिस्टेंस निकालनी हो तो आप क्या लेते हो, प्रोजेक्शन ले लेते हो। तो मैं क्या ले रहा हूँ, इसी आर वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, किसके अलाउंग, नॉर्मल के अलाउंग। तो डेफिनेटली मेरे को क्या मिलेगी, समझ रहे हो, क्या मिलेगा मेरे को, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसको यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे मान लो ये मेरा प्लेन पड़ा हुआ है, ओके, ये मेरा आर वेक्टर है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये आर वेक्टर आपका, और ये आपका परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना चाहोगे तो इसका क्या लोगे, प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन जैसी चीज़ क्या होती है अपनी, आर वेक्टर डॉट एन के अलाउंग प्रोजेक्शन लेना है तो डॉट एन कैप कर देंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब यही चीज़ अगर कार्टेशियन वाले प्लेन की देखी जाए तो आपको पता है कि मैंने अल्टीमेटली किया क्या था, अपन ने किया था एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। सो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब एन वेक्टर क्या है इसमें, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब बोथ साइड आप डिवाइड करोगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि मैग्नीट्यूड है एन वेक्टर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया अपनी क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान रखिएगा नॉर्मल फॉर्म लिखने का मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव करनी है, तो जैसा भी डी का साइन होगा उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे। डी ऑलरेडी नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको माइनस कॉमन लेके एलएचएस में एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म सीख गए आप। अब मैं अलग अलग कई तरह स्टैंडर्ड फॉर्म आपको करके बताऊंगा। प्लेन की इक्वेशन लिखना सीख रहे सबसे पहले अपन, तो उस चीज़ में अपन एक बात का गौर करने है चाहिए अपने को कि हमें मोरलेस क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए हर केस के अंदर, उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो पहले तो सोचो कि गिवन सिचुएशन में प्लेन की इक्वेशन बन सकती है क्या। सबसे पहले चीज़, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing from a line, passing from a line and a point not lying on the line। लाइन से कोई दूसरा अलग पॉइंट होना चाहिए। तो पहले सोचे पॉसिबल है क्या, ये प्लेन है मेरा, ये लाइन, ठीक है, इस लाइन को लगा मान लो नीचे फिक्स कर दिया। अब सिर्फ एक लाइन से तो नहीं हो सकता कि ये प्लेन झूल सकता है इसके ऊपर ऐसे, इस तरह से, है ना। झूल सकता मतलब देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम ए सिंगल लाइन। सो व्हाट आई डिड कि मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया नीचे ताकि प्लेन को हिंज किया जा सके। तो पॉसिबल तो है इस सिचुएशन में प्लेन की इक्वेशन को लिखना। लिख कैसे रहा हूँ उस पर देखिएगा आप, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें सिंपल लाइन की इक्वेशन मान लो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से दी हुई है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर दैट दिस ए इज फिक्स पॉइंट ऑन दिस लाइन, let's say a and b is the parallel vector along this line, ठीक है, and there is another point, fixed point, let's say c। तो अपने प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो प्लेन की इक्वेशन मतलब ये लाइन भी और ये पॉइंट भी सब कुछ प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट प्लेन के अंदर ही हैं। प्लेन की इक्वेशन लिखने के मेरे को एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। सो मेरे पास दो पॉइंट ए और सी, तो मैं कोई भी एक यूज़ कर सकता हूँ, ए या सी में से कोई भी एक, ठीक है। तो ऐसे मैं ए को यूज़ करूँगा। नेक्स्ट चैलेंज इज टू फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर। तो मैं प्लेन के अंदर दो वेक्टर देख पा रहा हूँ। जब भी देखो अपने को नया वेक्टर चाहिए तो दिमाग में आना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, और ए की बी वेक्टर है, अगर इन दोनों का मैं क्या कर दूँ, क्रॉस, ठीक है ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। सो मेरा फिक्स पॉइंट तो हो गया ये वाला, है ना, फिक्स पॉइंट तो अपना ये हो गया। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी प्लेन की, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर कैसे लिख रहा हूँ मैं, ए सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके, समझे। ये जो चीज़ है अपना ये नॉर्मल वेक्टर है। अब ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर दो
तीन तीन वेक्टर, बीच में डॉट आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया अपने पास बॉक्स प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर में चर्चा हो रखी है इसकी। सो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड बी वेक्टर, और बॉक्स लिखना अपने को आता है, डिटर्मिनेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है इसको तो आर मान लो एक्स वाई जेड है, ए एक्स वन वाई वन जेड वन है, सो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ये मेरी पहली लाइन होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू आर माइनस ए वेक्टर। एंड ए सी वैक्टर सी मान लो अपना क्या है, एक्स टू वाई टू जेड टू, ए ऑलरेडी मैंने एक्स वन वाई वन जेड वन बोल ही रखा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, और बी के ले लो बी वन बी टू बी थ्री, ये कॉम्पोनेंट हो गए अपने किसके, परपेंडिकुलर वेक्टर के, नहीं ये लाइन के पैरेलल वेक्टर के, ठीक है ना। इसको डायरेक्टली जीरो के बराबर करोगे तो अपने को क्या सोल्व करके क्या मिल जाएगी, प्लेन की इक्वेशन। तो सबसे पहले तो देखो इसको ऐसा नहीं कि अपने को किसी लास्ट फॉर्म में रटना है, समझो कि एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर कैसे आ रहा है, इस तरह से, और फिर अपनी स्टैंडर्ड जो प्लेन की इक्वेशन है उसको टिकाया, उसको फिर मैं इस तरह से सोल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कि ये बॉक्स प्रोडक्ट की शक्ल ले लेता है और बॉक्स प्रोडक्ट को सोल्व इस तरह से किया जाता है, ठीक है। अगला टाइप देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम टू पैरेलल लाइन। एक बार सारी फॉर्म्स देख लो फिर मैं कुछ सवाल करा दूंगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे मान लो दो पैरेलल रेल्स हैं, उसको ऊपर आप एक कार्डबोर्ड या कोई वुडन पीस रख सकते हो तो प्लेन की शक्ल ले लेगा ना वो। तो दो पैरेलल लाइन से एक प्लेन बनाया जा सकता है, पासिंग फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन क्या होगी भाई अपनी, दो पैरेलल लाइन की शक्ल लिखें आप। एक लाइन मान लो ये होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और दूसरा मेरे पास पैरेलल लाइन होगी सी वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। अब जानबूझ के मैंने ये पैरेलल वेक्टर सेम रखा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। फिर भी अगर आपको अलग अलग दिखे तो दो लाइन पैरेलल होती है तो अपने को चेक करना आता है उन दोनों के पैरेलल वेक्टर भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल। और दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हों। ये बात याद है, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ वेक्टर्स के अंदर। सो एज आई सेड के इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट है लेट्स से ए, जिसका पोजीशन वेक्टर मेरे को गिवन है ए, और इस पे फिक्स पॉइंट एक सी जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन ये, और ये पैरेलल वेक्टर ये हो गया मेरे पास। तो फॉर्मेट एग्जैक्टली ऊपर वाला ही है। आपको दो फिक्स पॉइंट पता है प्लेन के अंदर, ए ऐसी में कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। लेट्स से ए को यूज़ कर लिया, एक ए सी वेक्टर बनाया और उसका बी के साथ क्रॉस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेरा नॉर्मल वेक्टर। तो मोरलेस शक्ल वैसी बन रही है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर, जो कि मैं कैसे निकालने वाला हूँ, ए सी क्रॉस बी वेक्टर करके, ठीक है। चाहो तो आप इनका अलग अलग क्रॉस करो फिर इसके साथ डॉट करो, या फिर ये सीधा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से डिटरमिनेंट को खोल सकते हो, इजी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल से आ रहा तो इंटरसेक्टिंग लाइन से भी आ ही सकता है। देखो अगर लाइन पैरेलल ना हो तो दो सिचुएशन बताई थी मैंने लाइन वाले लेक्चर के अंदर, कि लाइन या तो स्क्यू हो सकती है इस तरह से, ना तो पैरेलल है ना ही एक प्लेन में लाई कर रही, तो इससे तो कोई प्लेन नहीं बन सकता। इसलिए अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कि लाइन कोप्लेनर भी है कि नहीं है। तो कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन की कंडीशन थोड़ा याद कर लो, तब तक मैं इसको लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing from two intersecting lines, ठीक है। तो ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। पहली लाइन ले लेते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और ये दूसरी लाइन ले लो आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर। सो एज आई सेड, सबसे पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि लाइन कोप्लेनर है भी कि नहीं। तो लाइन कोप्लेनरिटी के लिए तुमने क्या किया, इसका फिक्स पॉइंट ए वेक्टर, इसका फिक्स पॉइंट सी वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर इसका बी, ये पैरेलल वेक्टर इसका डी। तो तीन वेक्टर नजर आ रहा है अपने को, इन तीनों का बॉक्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों लाइन एक प्लेन में है तो ये तीनों वेक्टर भी एक ही प्लेन में होंगे ही होंगे। सो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बॉक्स किसके साथ, बी और डी, कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, बॉक्स जीरो करके निकालते हैं। तो ये चेक कर लोगे आप, अगर ये बॉक्स जीरो हो जा सकता है तो प्लेन बन जाएगा आराम से। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए कोई लोड नहीं है। ए ऐसी में से कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लो,
नॉर्मल वेक्टर चाहे बी और डी का क्रॉस करो या इन दोनों में से किसी का क्रॉस करके निकालो, नो लोड। सो बेसिकली प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। पहले ये चीज़ चेक कर लेना, ये कर लोगे तो किसी भी तरह से निकालो, सबसे प्लेन की इक्वेशन सेम ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको भी आप बॉक्स प्रोडक्ट लिख सकते हो सेम, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, आर के पॉइंट ले लिया अपन ने एक्स वन एक्स वाई जेड, और ए को ले लिया मैंने एक्स वन वाई वन जेड माइनस जेड वन। तो ये बी हो गया मेरे पास बी वन बी टू बी थ्री बी वैक्टर कॉम्पोनेंट, एंड डी वन डी टू डी थ्री ये हो गया अपने डी वेक्टर के कॉम्पोनेंट। ठीक है, और बात करता हूँ प्लेन की इक्वेशन से रिलेटेड। देखो अपने पास एक सुंदर चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग 3 पॉइंट्स। सब जानते हैं कि 3 पॉइंट पे प्लेन को इस तरह से टिकाया जा सकता है ट्राईपोड से। 2 पॉइंट पे तो झूल जाएगा, 2 पॉइंट से यूनिक प्लेन नहीं बन सकता, लाइन बन सकती है और सिंगल लाइन से प्लेन डिफाइन होता नहीं है, जानते हैं आप। सो 3 पॉइंट से तो प्लेन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग 3 पॉइंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट टॉपिक है, प्लेन की इक्वेशन निकालने में बार बार यूज करते रहते, तो ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग 3 पॉइंट्स, प्लेन यूजिंग 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स ले लो आप। लेट्स से ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, कार्टेशियन लिखना चाहो तो x1 y1 z1 से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली बी पॉइंट, बी पोजीशन वेक्टर, और x2 y2 z2 उसके ले लूँगा मैं कोऑर्डिनेट, सी वेक्टर x3 y3 z3 ले लूँगा उसको मैं कोऑर्डिनेट्स। तो मान लो ये तीनों एक प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ये प्लेन है। ठीक है, उसमें ये पड़े हुए तीनों पॉइंट ए बी एंड सी, और प्लेन की इक्वेशन लिखने का मतलब जनरल पॉइंट पी के लिए कंडीशन निकालना। तो मेरे को क्या करना है कि इनसे 3 वेक्टर बना लो। ठीक है ना, 3 वेक्टर मान लो ए पी वैक्टर हो गया, ए बी वैक्टर हो गया, बी सी वैक्टर हो गया। तीनों वैक्टर एक ही प्लेन में, तो तीनों का बॉक्स जीरो कर देंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, तो अपना इक्वेशन आ जाएगी। तो 3 वेक्टर तुम कैसे भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि ए पी करना है, बी पी ए सी कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पी को शामिल करते हुए लिखना है। पी मतलब अपना जनरल पॉइंट एक्स वाई एंड जेड, इसको शामिल करते हुए। ऐसा नहीं कि ए बी बी सी सी ये 3 वेक्टर ले लिए, ऑब्वियस ये बात तो जीरो हो ही जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि 3 पॉइंट तो एक प्लेन में ही लाई करते हैं। सो पी के लिए क्या किया अपन ने, ए पी वैक्टर, इन तीनों का बॉक्स जीरो करना है, तो ए पी वैक्टर का मतलब हो गया एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, एंड ए बी वैक्टर का मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। बी सी वैक्टर का मतलब एक्स थ्री माइनस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई टू जेड थ्री माइनस जेड टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से इसको खोल दो डिटरमिनेंट को, तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई तो इंटरसेप्ट फॉर्म पे और आ जाओ। इंटरसेप्ट फॉर्म याद करो लाइन की कैसी थी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 2D के अंदर, तो सेम वैसे ही प्लेन की भी आएगी। और वैसे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, 2D की लाइन और 3D का प्लेन सब कुछ सेम चलता है, उसी तरह की इक्वेशन होती है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 प्लेन की इक्वेशन। बेसिकली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसी को मैं मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन और दे दूं, तो ये क्या बन गया रोल करने पे, ये जस्ट लाइक एक मैट को अपन ने रोल आउट कर दिया, तो क्या बन गई है, प्लेन बन जाएगी ना खोलने के बाद। तो उसी तरह से चल रहे हैं। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमारी क्या है, मोटा मोटी सारी इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। एक स्पेसिफिक इक्वेशन और बताऊंगा आपको, काफ़ी कॉमन है, तो पहले इसको समझो ध्यान से। एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस पे बना रहा है, इंटरसेप्ट कितनी लेंथ का, ए का, तो मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, ए कोमा 0,0। वाई एक्सिस पे पॉइंट बना रहा है, इंटरसेप्ट बना रहा है बी लेंथ का, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0,b,0। और जेड एक्सिस पे बना रहा है सी लेंथ का, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,0,c। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन अभी जस्ट हमने सीखा है, इसी की एप्लीकेशन भी हो जाएगी एक तरह से पुराने वाले। तो ये जो प्लेन बना ना मेरे पास, समझ रहे हो,
इसकी इक्वेशन निकाल रहा हूँ। एक ट्राइंगल से दिख रही है, इसको एक्सटेंड कर दो 3D के अंदर तो एक प्लेन बन ही जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन रहेगी, मैं इसको बोल रहा हूँ अपना फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो चिपकाइए x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस ए, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस ए हो गया, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन। ये हो गया मेरे पास जीरो माइनस बी एंड सी इज इक्वल टू जीरो। खोल दो इसको भाई, x माइनस ए इंटू हो गया बी सी, माइनस वाई इंटू हो गया माइनस ए सी, प्लस जेड इंटू हो गया ए बी। डिटरमिनेंट खोल दो, ये हो गया अपने पास बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड। यहाँ से माइनस ए बी सी आएगा, इसको आर एच एस में फेंक दिया। और बोथ साइड अगर मैं ए बी सी से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जस्ट लाइक 2D इन लाइन इन 2D देखते हैं, उसी तरह की इक्वेशन अपने पास आई है। अब लास्ट एक बोनस इक्वेशन देखो, ध्यान से देखना भाई इसको। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यहाँ तक तो इक्वेशन किसकी लगती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, दो पैरामीटर में ले गया मैं इसको, म्यू टाइम्स सी वेक्टर। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये कैसे भाई, थोड़ा सा इसको देखो मैं चमका रहा हूँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरफ लेके जाऊंगा। आर माइनस ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, ये लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। अब देखो LHS एक वेक्टर है और इस वेक्टर को तुमने क्या कर रखा है, बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रखा है। बेसिकली आर माइनस ए वेक्टर को तुमने किस में एक्सप्रेस किया हुआ है, इज एक्सप्रेस्ड इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर में। चर्चा हुई इस बात की लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो डेफिनेटली ये जो वेक्टर है किसके प्लेन में लाई करेगा, बी और सी के प्लेन में लाई करेगा। मतलब इस तरह की सिचुएशन है, बी वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है इसी प्लेन के अंदर, सी वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है इस प्लेन के अंदर, तो आर माइनस ए वेक्टर भी यहीं पे पड़ा हुआ है, आर माइनस ए वेक्टर। तो अगर मैं बी और सी का क्रॉस करके नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लूँ, है ना, तो अपना काम हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गई अपनी नॉर्मल टाइप की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको सोल्व कर दोगे तो चाहे डिटरमिनेंट से करो, आर माइनस ए की पहली लाइन, बी की दूसरी लाइन, सी की तीसरी लाइन, बॉक्स 0 कर दो। ये वेक्टर की वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी अपनी, नॉर्मल जो प्लेन की डील करते हैं। ठीक है, तो इन सारी फॉर्म्स को अच्छे से देख लो, डेफिनेशन का काम कंप्लीट हो गया है। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ foot of perpendicular from 1, 2, 3 on it is 4, 5, -1। ओके, तो अपने को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, जानती है अपन प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को एक पॉइंट चाहिए और नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो जैसे एक सवाल में दिया हुआ है 1, 2, 3 से 1, 2, 3 से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या आता है 4, 5, -1। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो ए बी वेक्टर है यही मेरा क्या बन जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। सो अगर आप ए बी वेक्टर लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, 4 -1 3 i कैप, 5 -2 3 j कैप और -1 -3 -4 k कैप। ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। और प्लेन में एक फिक्स पॉइंट चाहिए तो 4, 5, -1 प्लेन में दे रखा फुट, तो वो यूज़ कर लूँगा। तो अपने पास अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, r माइनस 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप
माइनस 4k कैप। ये आ गया अपने पास वेक्टर फॉर्म में, r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। और कार्टेशियन में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, x माइनस 4, बस इस डॉट प्रोडक्ट को खोल दो r की जगह x y z लेके, इंटू 3 प्लस 3 इंटू y माइनस 5 और माइनस 4 इंटू जेड माइनस माइनस 1 जेड प्लस 1 हो जाएगा। ओके, इसको सोल्व कर लिया अपन ने, 3x प्लस 3y माइनस 4z, ये कितना हो गया, माइनस 12 माइनस 15 माइनस 27 माइनस 4 माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आसान सा सवाल था। अब एक अपने पास लास्ट में जो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताई थी, एक नई सी फॉर्म, अपने को इक्वेशन दी हुई है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। बोल रहा है इसको ना स्टैंडर्ड अपनी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन भी और वेक्टर इक्वेशन भी उसमें लेके आओ। तो याद करो इसको मैंने कैसे लिखा था, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स c वेक्टर। वो बोला था मैंने r माइनस ए वेक्टर, इसको इस तरह से लिख लो, तो लैम्डा b वेक्टर म्यू टाइम्स c वेक्टर। तो ये जो वेक्टर लिख रहे हो आप, उसको आपने b और c के कॉम्बिनेशन में लिखा था। इसका मतलब ये वेक्टर b और c के प्लेन में है, मतलब अपना r और ये मान लो a पॉइंट है, तो ये b और c के प्लेन में ही है। तो दिख गया मेरे को इसके यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन में जाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट, वो ये बन जाएगा। और नॉर्मल वेक्टर कैसा आएगा, इन दोनों का क्रॉस करा के, बी और सी उसी प्लेन में पड़े हुए हैं, तो बी और सी का क्रॉस करा दो। क्रॉस कराना अपने किसका, बी क्रॉस सी, तो ये मेरा नॉर्मल वेक्टर बनेगा। बी क्रॉस सी का मतलब 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप का क्रॉस करना है किसके साथ, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। क्या आएगा क्रॉस करा के, +1 माइनस 12 माइनस 11 i कैप, और यहाँ आ जाओगे तो -2 माइनस 9 माइनस 11 प्लस 11 j कैप, और 8 प्लस 3 प्लस 11 k कैप। तो 11 कॉमन निकाल के सिंपल अपना नॉर्मल वेक्टर में ये भी ले सकता हूँ, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, या फिर i माइनस जे माइनस के, ऐसे भी लिख सकते हो। मेरे को पैरेलल नॉर्मल वेक्टर चाहिए उस डायरेक्शन में। ठीक है, स्केलर मल्टीपल हटा सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, और फिक्स पॉइंट ये अपने पास है ही सही। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, r माइनस आई कैप माइनस 2j कैप एवरीथिंग डॉट विद नॉर्मल वेक्टर विच इज़ i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं स्टैंडर्ड लिखना चाहूँ तो x माइनस 1 इंटू 1 प्लस y प्लस 2 हो जाएगा इंटू माइनस 1 और z माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो बन गई x माइनस वाई प्लस जेड, इक्वेशन -1 -2 -3। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। अपने को दो प्लेन दे रखे हैं, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, फाइंड प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम। अपने को देखोगे चाहिए फिक्स पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर। तो फिक्स पॉइंट तो अपने को दे दिया 2, 2, 1। और नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, तो बात है कि मेरा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब अपना जो n1 पहले वाले का नॉर्मल वेक्टर लिखोगे तो क्या आएगा, i कैप प्लस एक्स वाई जेड कोफिशिएंट सिंपली -3k कैप
और दूसरे वाले का हो गया 2i कैप प्लस जे कैप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये आराम से कहा जा सकती है प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसके नॉर्मल वेक्टर भी क्या होंगे, बाकी दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर। तो n बेसिकली n1 n2 दोनों परपेंडिकुलर, तो कैसे लिख सकता हूँ, n1 क्रॉस n2 से लिख के ले सकता हूँ। तो कर दो क्रॉस, क्या है क्रॉस करके भाई, 2 - 3 + 5 i कैप माइनस +6 हो जाएगा तो -7 जे कैप और 1 - 4 - 3 के कैप। नॉर्मल वेक्टर मिल गया, फिक्स पॉइंट मिल गया, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो चाहे कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो। अब फटाफट कर सकते हो आप इसको, -7 y - 2 -3 z - 1 सोल्व कर लोगे, इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। इजी। एक सवाल और देखो, फिर आप लगाना क्वेश्चंस प्लेन की डेफिनेशन निकालने के लिए। अपने को निकालना है फाइंड प्लेन पैरेलल टू x - 5 - 4z + 5 = 0 एंड सम ऑफ whose इंटरसेप्ट, बेसिकली अपने x y z इंटरसेप्ट, सम ऑफ whose इंटरसेप्ट इज 19। ओके, तो बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में भी सोच सकता हूँ मैं। पहली चीज़ तो जो प्लेन है इसके पैरेलल है, मतलब दोनों को नॉर्मल वेक्टर सेम लिया जा सकता है। या इसके पैरेलल प्लेन एज्यूम करना हो तो कैसे एज्यूम करोगे, नॉर्मल वेक्टर तो सेम ही है, तो दैट पैरेलल प्लेन विल बी x - 5y - 4z = लैम्डा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या बनाइए, x/λ प्लस y/- λ/5 प्लस z/- λ/4 = 1। दिख रहा है, x/a y/b प्लस z/c। तो तीनों इंटरसेप्ट पता लग गया अपने को, a b c, ये x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, और तीनों का सब मेरे को दिया हुआ कितना, 19। तो सोल्व कर दो, λ - λ/5 λ/4 = 19। तो भाई साहब कितना हो गया, ये जाएंगे तो अपनी 5 लैम्डा 20 लैम्डा -4 लैम्डा -5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 20 n से हम चल ही रहे = 19। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 20 - 9 लैम्डा 11 λ/20 = 19। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास, गंदी सी आई है यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको प्लस कर लेते तो आई गेस तब सही हो जाता काम। ठीक है, प्लस के साथ सोल्व करते तो यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे प्लस आता और यहाँ पे प्लस आता और यहाँ पर भी प्लस आता, तो ये मेरा 19 लैम्डा ही बन जाता है ना, बाई 20 = 19। तो लैम्डा की वैल्यू अपने पास सीधी सीधी 20 आ जाती। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस से क्या फ़र्क पड़ता, कॉन्सेप्ट अपने पास क्लियर हो गया अपना। ठीक है, तो एक इक्वेशन से रिलेटेड थे सवाल, अब आप लगाओ सवाल कुछ। लेट्स टॉक अबाउट नेचर ऑफ लाइन एंड प्लेन इन स्पेस। बेसिकली एक लाइन और प्लेन आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3 सिचुएशन ही हो सकती हैं लाइन और प्लेन की, जहाँ तक बात है। एक डिस्टिंक्ट लाइन है, एक प्लेन है, या तो लाइन देखो इस तरह से प्लेन के पूरी तरह पैरेलल, या फिर ये इस तरह से प्लेन में पूरी तरह पड़ी हुई है, या फिर ये प्लेन को इंटरसेक्ट करके निकल रही है। हालांकि तो किसी बच्चों के दिमाग में परपेंडिकुलर वाला केस आ सकता है, पर वो इसी का ही स्पेशल केस ही तो है। पर प्राइमरली मैं ये कह रहा हूँ, या तो लाइन पैरेलल है प्लेन के, बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, या सारे पॉइंट ही लाइन के प्लेन में पड़े हुए हैं, मतलब लाइन प्लेन में पूरी तरह, या फिर लाइन प्लेन को एक यूनिक पॉइंट पे काटती है, चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे। तो ये 3 सिचुएशन है, इनको लेके चलते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कंडीशन तैयार करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक प्लेन है,
ओके, जिसकी इक्वेशन है पी एक्स क्यू वाई आर जेड प्लस एस इज इक्वल टू 0। ओके, और एक लाइन है, ये प्लेन कैपिटल P और लाइन को ले लेता हूँ L, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a। कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूँ, कोरोस्पॉन्डिंग इंटरप्रिटेशन वेक्टर इक्वेशन में आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो लाइन जब पूरी तरह प्लेन के पैरेलल है, इस तरह की सिचुएशन है ना, लाइन पूरी तरह पैरेलल है, तो अबे पता है ये ABC क्या है, लाइन का पैरेलल वेक्टर। ओके, और यहाँ पे PQR क्या है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। जब लाइन प्लेन के पैरेलल है तो फोटो से क्लियर हो रहा है कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो कि क्या है, PI कैप QJ कैप प्लस R K कैप, और लाइन का पैरेलल वेक्टर जो कि क्या है, AI कैप BJ कैप प्लस C K कैप। ओके, ये आपस में क्या है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होने के कि मतलब दोनों का डॉट क्या कर दोगे, 0, ठीक है। तो PA प्लस QB प्लस CR, ये चीज़ 0 के बराबर हो गई। ओके, दूसरी सिचुएशन, जब लाइन पूरी तरह प्लेन में पड़ी हुई है, ये प्लेन आपका और लाइन क्या है अपनी इसी प्लेन के अंदर ही लाई करती है, इस तरह से पड़ी हुई है इसके अंदर ही, ठीक है। तो जो ऊपर वाली कंडीशन हो तो अभी भी होल्ड करती है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर अभी भी क्या है, 90 डिग्री पे, ठीक है। सो ये वाली जो कंडीशन है ये दूसरे केस में भी बनेगी। ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस लिख रहा हूँ, दूसरे केस में भी ये कंडीशन तो होल्ड करेगी। और एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, लाइन जब पूरी प्लेन में पड़ी हुई है तो लाइन का हर एक पॉइंट भी प्लेन में ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब लाइन का कोई भी एक पॉइंट x1 y1 z1 मेरे को सीधे सीधे नज़र आ रहा है, ये भी इसी प्लेन में ही लाई करता है। अब कोई भी पॉइंट प्लेन में लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना भाई। इसका मतलब पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दोगे तो ये बीच भी अपनी 0 होनी चाहिए, समझे। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई अपने पास। ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड करेगी तो लाइन पूरी तरह कहाँ पे लाई करेगी, प्लेन के अंदर ही लाई करेगी, ठीक है। ये कर रही है और दूसरी वाली कंडीशन नहीं करती है तो फिर लाइन पूरी तरह पैरेलल है। तीसरा केस, जब लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करके निकलती है तो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट तो 0 नहीं होगा, क्योंकि लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सर्टेन एंगल पे होंगे, ठीक है। ये लाइन जा रही है मेरी, ओके। तो लाइन का पैरेलल वेक्टर इसका लॉन्ग हो गया और ये मान लो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो गया, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो है ही। वो एंगल भी यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, दैट से कोस थीटा। ये क्या होगा भाई, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर के बीच में डॉट, तो वो क्या अपने पास ऑलरेडी लिखा हुआ तुमने, डॉट PA QB CR डिवाइडेड बाई नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ओके। ये जाएगा अपने पास एंगल। अभी ध्यान रखिएगा ये प्लेन और लाइन के बीच का एंगल नहीं है, ये नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच का एंगल है। अगर आपको निकालना है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, लेट्स से दिस इज अल्फा, तो आप थीटा को किससे रिप्लेस कर दोगे, 90 माइनस अल्फा से। यही चीज़ क्या बन जाएगी अपनी, साइन अल्फा, समझे। तो डॉट प्रोडक्ट करके जो अपने को एंगल निकलता था नॉर्मली, जिसको आप कोस थीटा लिखते थे, वही चीज़ क्या अपनी साइन अल्फा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, साइन तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता था, यहाँ पे कैसे आ गया, फोटो से क्लियर हो रहा है कि कैसे आया है। कोस थीटा निकाला था और थीटा को रिप्लेस करते 90 माइनस अल्फा से, ओके। थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे होंगे आप किस तरह से लिख रहा हूँ इसको। चलिए ये तो बात थी कि भाई कि डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, इंटरसेक्ट करके जा रही है। खास चीज़ मेरे को क्या है कि इस प्लेन और लाइन के बीच में जो एक यूनिक पॉइंट आया है, इसको पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये क्या चीज़ अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कैसे निकाला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब ये बात दिमाग में रखना कि अपन प्लेन की इक्वेशन से कोई पॉइंट एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह कोई पैरामीट्रिक टाइप की सिचुएशन अपने को नहीं दे रखी है। और जब लास्ट लेक्चर में 3D की मैं लाइन की बात कर रहा था, तब मैंने बताया था कि लाइन की इक्वेशन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना। लाइन की इक्वेशन जो पड़ी हुई है मेरे पास ऊपर ये, तो लाइन पे कोई भी पॉइंट ले रहा है तो मैं लैम्डा लगा के पॉइंट मान सकता हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा, सिंपल रूल रख सकते दिमाग में, अज्यूम फ्रॉम द लाइन, जो कि क्या हो गया ये ए लैम्डा प्लस x1 कोमा बी लैम्डा प्लस y1 कोमा सी लैम्डा प्लस z1 अज्यूम कर लिया, एंड सेटिस्फाई इन प्लेन, सेटिस्फाई इन प्लेन। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन में इस पॉइंट को डाल दो, क्योंकि ये पॉइंट प्लेन में भी तो लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन में डालने का मतलब p टाइम्स ए लैम्डा प्लस x1 q टाइम्स बी लैम्डा प्लस y1 एंड r टाइम्स सी लैम्डा प्लस z1 प्लस s इज इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, लैम्डा प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी अपने को प्लेन और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो अपने को क्या करना है भाई, लाइन से जूम करना है और प्लेन में डाल देना, लैम्डा मिलेगा तो ये पॉइंट यहाँ पुट करके लैम्डा निकाल सकते हो। तो ये तो थी अपने पास लाइन और प्लेन की नेचर आपस में, दोनों के बीच का एंगल भी यहीं पे निकाल के छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो कुछ एक सवाल इस पे लगाता हूँ और इमेज ऑफ लाइन इस तरह की चीज़ें और जिक्र करूँगा, पर उससे पहले आपको पॉइंट एंड प्लेन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन जनरल मैं पॉइंट पहले पढ़ाता हूँ, पर पॉइंट की कुछ चीज़ों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है मेरे को लाइन और प्लेन का, तो वो पहले पढ़ा दिया आपको। अब सवाल है सिंपल सा, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना आपको। ठीक है, नेचुरल लाइन समझ चुके अच्छे से, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, ठीक है, दो लाइन दे रखी मेरे को, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लाइन दे रखी है, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है x+1 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू y-3 डिवाइडेड बाई 2 एंड z+2 डिवाइडेड बाई 1। दोनों के पैरेलल प्लेन है एंड पासिंग फ्रॉम एक पॉइंट दे रखा है मेरे को 0,1,-1। तो फिक्स पॉइंट तो दे ही रखा, नॉर्मल वेक्टर के बारे में पता करना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक प्लेन है जो इन दोनों लाइनों के पैरेलल है। ठीक है, ओबियसली बात है दोनों लाइन आपस में पैरेलल तो नहीं है, तो मैं इनको हाल फिलहाल के इस तरह से मान सकता हूँ, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है। ठीक है, स्क्यू भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इस प्लेन के पैरेलल है, हालांकि दोनों सेम प्लेन के पैरेलल है। तो इस तरह से भी हो सकती है। तो इसका पैरेलल वेक्टर पता है, इसका पैरेलल वेक्टर पता है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि पैरेलल है तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो दोनों लाइनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों पैरेलल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, तो दोनों का क्रॉस करूँगा तो मेरे को क्या पता लग जाएगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो फटाफट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालो, कैसे क्रॉस करना है किसका, 2 1 4 -3 2 1, इन दोनों का क्रॉस कर दो, क्रॉस 1 -8 -7i कैप एंड 2 + 12 14 -14 जे कैप और 4 + 3 7k कैप। तो सिंप्लीफाई करके एन वेक्टर को मैं ले सकता हूँ आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। नॉर्मल वेक्टर पता लग गया, फिक्स पॉइंट पता है, तो लाइन प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 0 × 1 + 2 टाइम्स y - 1 -1 टाइम्स z+1। कार्टेशियन इक्वेशन का यूज़ किया है, सिंपल, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, आसान था। अब एक सिंपल सवाल इस पे भी ले सकते हो, हमने देखा था भाई लाइन पूरी तरह प्लेन में लाई करती है,
तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन वेक्टर का लाइन के पैरेलल वेक्टर डॉट जीरो और लाइन का फिक्स पॉइंट भी उसी में रहेगा। तो मान लो एक लाइन ऐसे ले लेता हूँ, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 2/-1 इज इक्वल टू z माइनस 3/2 completely lies in the plane x plus lambda y minus z plus mu. Find lambda and mu. सिंपल सी बात है, हमने पता है कि भैया कि जब प्लेन में लाइन लाई करेगी तो लाइन का पैरेलल वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट जीरो करना है, क्योंकि 90 डिग्री पे कर दो। ये लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया और 1 लैम्डा माइनस 1 ये हो गया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। किया तो क्या आया, 3 × 1 लैम्डा इंटू -1 2 × -1 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू आगे अपने पास कितनी, 1। दूसरा लाइन का जो फिक्स पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पूरी तरह लाइन प्लेन में है तो लाइन का हर एक पॉइंट भी प्लेन में होगा ना। तो 1, -2, 3 प्लेन में डाल दिया गया, 1, -2, 3 प्लस म्यू। अब लैम्डा की वैल्यू तो 1 है ही सही, तो कितना हो गया ये 1 -2 -3 -4, तो म्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट एंड प्लेन। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जैसे P जिसका कोऑर्डिनेट है मेरे पास अल्फ़ा बीटा गामा, एंड एक प्लेन दे रखा है जिसकी इक्वेशन ले लेते हैं हम ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो ये पॉइंट पूरी तरह प्लेन में लाई करेगा तो आप सेटिस्फाई करके 0 कर दोगे, ठीक है, तब तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। पर ये पॉइंट अगर बाहर है तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फुटो परपेंडिकुलर पूछा जा सकता है मेरे से, ठीक है, कि ये फुटो परपेंडिकुलर क्या होगा। लेट्स से क्यू है, इमेज पूछी जा सकती है प्लेन के अबाउट, लेट्स से ये आर है, ठीक है। तो एक एक करके निकालता हूँ। मैं सबसे पहले क्यू की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो क्यू निकालने के लिए मेरे को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस लाइन की इक्वेशन लिख दो तो इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो क्यू है। तो लाइन की इक्वेशन में कैसे लिखूँ, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट जो कि ऑलरेडी दे रखा है और इसके पैरेलल एक वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हो तुम, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है वही तो लाइन का पैरेलल वेक्टर है, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सामने पड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड जो कोफिशिएंट है वही तो है अपना ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। तो इसको देखते हुए अगर मैं क्या लिखना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, वो क्या होगी अपनी x माइनस एल्फ़ा, फिक्स पॉइंट अपना अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, डिवाइडेड बाई ए पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट, y माइनस बीटा बाई बी z माइनस गामा बाई सी। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, q का ज्यूम कर लिया। जैसे q क्या हो गया अपने पास, a लैम्डा प्लस अल्फ़ा b लैम्डा प्लस बीटा सी लैम्डा प्लस गामा। ठीक है, अब इसको उठा के डाल दो इस प्लेन के अंदर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। इतना पूरा लंबा काम आपको एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आएगा, ध्यान से देखते रहो। तो पॉइंट को डाल दिया प्लेन की इक्वेशन में, लैम्डा की इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए a टाइम्स a लैम्डा प्लस अल्फ़ा b टाइम्स b लैम्डा प्लस बीटा c टाइम्स c लैम्डा प्लस गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। लैम्डा की सारी टर्म एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये हो जाता है लैम्डा के इंटू में आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बाकी सबको उधर फेंकूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा प्लस डी डिवाइडेड बाई ए। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे ना, तो बॉटम में आ जाएगा माइनस ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा प्लस बी डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यही लैम्डा अगर मैं सीधा सीधा यहाँ रख दूँ तो जो एक्स वाई जेड सोल्व करके आएंगे वही तो आपके क्यू बनेंगे। तो आप सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। कैसे? आपको फुट निकालना है। किसका? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी अल्फा बीटा गामा ऑन द प्लेन ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्या बन गया ये? एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी जेड माइनस गामा अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, देख रहे हो, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, वाई माइनस गामा अपॉन बीटा अपॉन वाई का कोफिशिएंट, सी जेड माइनस गामा अपॉन जेड का कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, पॉइंट को उठा के डाल दो प्लेन के अंदर, ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी डिवाइडेड बाई तीनों के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। ध्यान रखिएगा नीचे कोई अंडर रूट वगैरह नहीं है, ठीक है। और एक्स वाई जेड सोल्व करके आ जाएगा अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका फुट। और यही चीज़ में अगर मेरे को इमेज निकालनी हो तो इमेज मान लो अपनी क्या है, इमेज में मेरी अपनी क्या आ रही है अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। तो अब देखो फुट क्या बना है फिर इसका मिड पॉइंट अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2। तो अब इसी फॉर्मूले के अंदर मैं एक्स की जगह क्या रख दूँ, अल्फा प्लस अल्फा डैश बाई 2, ठीक है, क्योंकि यही तो फुट है अपना बेसिकली। तो देखो ये क्या बन रहा है, अल्फा डैश माइनस अल्फा अपॉन 2a। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा बीटा डैश माइनस बीटा अपॉन 2b, गामा डैश माइनस गामा अपॉन 2c। इस 2 को उठा के अगर यहाँ चिपका दें और अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश की जगह मैं एक्स वाई जेड की तरह ही देखूँ, तो अगर तुम्हें इमेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला सीधे सीधे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए वाई माइनस बीटा अपॉन बी जेड माइनस गामा अपॉन सी माइनस 2 टाइम्स। वही सेम चीज़, पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में डाला, ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला आपने 2D में देखा हुआ है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस में, बस उसमें ये वाला पार्ट मिसिंग होता है, बाकी सारा तो काम वही है ना। एक्स्ट्रा क्या डाला आपने, ये जेड वाला हिस्सा डाल देते हो आप, बाकी पूरा पूरा वही है। फुट और इमेज निकालने का सीधा सेट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में रखना है हमेशा इसको, इसी तरह से इसको अप्लाई कर दोगे। बोर्ड वगैरह में पूछा जाएगा तो जैसे इक्वेशन डिराइव की उसी तरह से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की, ठीक है। तो एक बार फुट पता लग गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो वो भी काम अपने पास तैयार है। कैसे करोगे, मान लो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस प्लेन की इक्वेशन को मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, डिराइव करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, प्लेन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट लेट्स से ए, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और मेरे को डिस्टेंस निकालनी परपेंडिकुलर। तो जनता अपने को करना क्या है, इस एपी वेक्टर को क्या करना अपने को, इस एपी वेक्टर का मेरे को क्या लेना है, प्रोजेक्शन लेना है अलोंग द नॉर्मल। तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है। अलोंग द नॉर्मल प्रोजेक्शन लेने का मतलब एन कैप के साथ डॉट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधी सीधी क्या है, एपी वेक्टर डॉट एन कैप। सो एपी वेक्टर का मतलब अल्फा माइनस ए वेक्टर ले लो अपना क्या है, ये भी जैसे मान लो इसको लिखूं, ये इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल पी वेक्टर मान लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ए पी वेक्टर पी वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये तो हो गया आपका क्या, ए पी वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप का मतलब एन वेक्टर डिवाइडेड बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये मेरे को क्या देगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मोर और लेस देखो, ऑब्जर्व करो तुमने क्या किया है, प्लेन की इक्वेशन में वेरिएबल की जगह क्या डाल दिया, तुम्हारा गिवन पॉइंट, और डिवाइड कर दिया किससे,
नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो सीधा आपको क्या मिल जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसी चीज़ को अगर कार्टेशियन में बोला जाए, मान लो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी, पॉइंट पी विच इज अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन, सीधी सीधी क्या बोला मैंने, प्लेन में वेरिएबल की जगह क्या डाल दो, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, मतलब ए अल्फा बी बीटा सी गामा प्लस डी, जो प्लेन की इक्वेशन हो गया एज इट इज, डिवाइडेड बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एन वेक्टर क्या होता है अपने पास, ए आई कैप बी जे कैप सी कैप, उसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका मैं मोड ले लूँगा क्योंकि डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो ये सीधे सीधे आपको क्या दे देगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो 2D की लाइन में भी यही था, उसमें बस ये सी गामा नहीं आता है, नीचे सी स्क्वायर नहीं आएगा, तो हमारे पास सेम लाइन के ही तो फॉर्मूले चल रहे हैं, ठीक है। और इन केस अगर आपको कोई इस तरह से बोल दे कि भाई ये प्लेन दे रखा है, पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकालनी है आपको, पर वो निकालनी किसी लाइन के अलोंग, तो उसमें भाई अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, ये पॉइंट पता करेंगे पी क्यू की इक्वेशन लिख के, ठीक है। मान लो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है मेरे को एक्स माइनस एक्स वन अपॉन यू, वाई माइनस वाई वन अपॉन वी, जेड माइनस जेड वन अपॉन डब्ल्यू। तो मैं पी क्यू की इक्वेशन लिख सकता हूँ, दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो फिक्स पॉइंट तो पी ले लिया जाएगा और पैरेलल वेक्टर लाइन का ही काम आ जाएगा। तो इस पी क्यू की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, एक्स माइनस एल्फा अपॉन यू, वाई माइनस बीटा अपॉन वी एंड जेड माइनस गामा अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। अब इस क्यू पॉइंट को निकालने के लिए मतलब पॉइंट और लाइन का इंटरसेक्शन कैसे करना, लाइन से एज्यूम करना है, प्लेन में सेटिस्फाई करके पैरामीटर सोल्व कर लोगे, क्यू पॉइंट आएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना अपने को। और इतनी मशक्क़त से अगर बचना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और उस लाइन का पैरेलल वेक्टर दोनों के बीच में निकाल लो एंगल, वो निकालना आसान है आपको। एन वेक्टर पता है प्लेन का, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है यू वी डब्ल्यू, दोनों के बीच में एंगल निकालो कोस थीटा का यूज़ करके, डॉट प्रोडक्ट वाला। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, ये थीटा तो ये भी थीटा है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो, हाँ सॉरी थीटा निकाल चुके हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने फॉर्मूला देखा ही था अभी, इस तरह से निकाल लोगे। और निकालनी मेरे को टेढ़ी वाली है, तो ये वाली डिस्टेंस मान लो अपनी क्या आ रही है एल, तो मेरी टेढ़ी वाली डिस्टेंस पी क्यू क्या हो जाएगी, एल सेक थीटा। देख पा रहे हो पी क्यू अपॉन एल क्या है, कोस थीटा, तो एल पी क्यू क्या हो जाएगी, एल सेक थीटा, और थीटा तुम यहाँ से निकाल के बैठे हो। तो इस तरह से भी कर सकते हो अगर ये लाइन वाइन की इक्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बचना चाहते हो तो। थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ किया, थीटा एंगल निकाल लिया पहले प्लेन और लाइन के बीच में, ठीक है। थीटा पता लग जाएगा तो बेसिक 10th क्लास की ज्योमेट्री यूज़ करनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से जाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस आपसे क्यों ना पूछा गया हो। ओके, तो ये था अपना पॉइंट एंड प्लेन। फैमिली ऑफ प्लेन की तरफ बढ़ूंगा कुछ सवाल करवाने के बाद, फिर कुछ सवाल आपको भी लगाने हैं। अब सवाल देखिए सिंपल सा, बोल रहे डिस्टेंस बिटवीन लाइन, फुट परपेंडिकुलर, इमेज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब देखने वाला हूँ। बिटवीन लाइन x+1 डिवाइडेड बाई -3, y -3 डिवाइडेड बाई 2 and z-2 divided by 1 and x plus y plus z plus 3 is equal to 0। तो एक बार इस प्लेन और लाइन का नेचर देखो, तो अपने को क्या करना होता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर डॉट चेक करो, ये क्या बनेगा, 1 1 1 है, और ये -3 2 1 है, तो क्या बना, -3 + 2 + 1 0 हो रहा है। इसका मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल है या फिर उसी के अंदर है, ठीक है। अगर उसके अंदर ही हो गई तो भी डिस्टेंस 0 है, और वो इंटरसेक्ट कर जाती है, जब डॉट 0 नहीं होता तो इंटरसेक्ट करती है, तब भी डिस्टेंस 0 ही होती। एक बार ये पॉइंट आउटपुट करके देख लो, ये पॉइंट क्या मेरे पास, -1
3 और 2, -1 3 2 डाला यहाँ पे, -1 3 2, ये भी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये लाइन क्या पूरी तरह प्लेन के पैरेलल है इस तरह से। तो डेफिनेट लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है तुम्हें, ये लाइन का फिक्स पॉइंट है -1 3 2, और ये प्लेन की इक्वेशन दे ही रखी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, पॉइंट को डाल दिया प्लेन के अंदर, डिवाइडेड बाई √a² + b² + c², ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। मोड ले लेते हैं, 3 3 6 2 8 -1 7/√3। ठीक है, लाइन का नेचर चेक कर लो, अगर इंटरसेक्टिंग हुई या पूरी तरह प्लेन में तो 0 है, अदरवाइज पैरेलल है तो आप लाइन के फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाल ही सकते हो। आसान है। एक सवाल देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है आपको, पासिंग फ्रॉम passing from 1, 2, 3 and at max distance from -1, 0, 2। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात समझो, ये मेरा फिक्स पॉइंट है 1, 2, 3, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, बस लैंग्वेज को सही से इंटरप्रेट करना। और ये पॉइंट -1, 0, 2। अब मेरा प्लेन देखो, अगर बिल्कुल सीधा करूं, अब देखो अगर ये प्लेन ऐसे जा रहा है टेढ़ा, ठीक है, 2D में दिखा रहा हूँ समझ जाइएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट से ये होगी। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे उठाता जाऊँ तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल सीधा कर दूँ तो ये डिस्टेंस ये हो जाएगी। देख रहे हो, तो हर एक केस में ये वाली जो चीज़ होगी वो इससे तो बड़ी रहेगी ना, चाहे आप ये करो चाहे ये करो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब प्लेन जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट को अगर ए बोल दूँ, इस पॉइंट को बी बोल दूँ, तो ए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा। इस बात को हजम करने में आई गैस कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो इसको नीचे भी कर दोगे इस प्लेन को तो ये बन जाएगी। तो हर एक केस में ए बी ही मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है इस प्लेन की, अगर वो 1, 2, 3 से पास करता है। तो अगेन अब मेरे को फिक्स पॉइंट चाहिए, 1, 2, 3 ले लो, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर को ही बना दो। तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया अपने पास, 1 - 1 2 i कैप 2 - 0 2 j कैप 3 - 2 k कैप। नॉर्मल वेक्टर आ गया, फिक्स पॉइंट 1 2 3 है ही सही। तो अपने पास ये क्या बन जाएगी, x - 1 × 2 प्लस 2 टाइम्स y - 2 प्लस 1 टाइम्स z - 3 = 0। r - a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर 0। सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। आसान था। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड इमेज ऑफ लाइन x - 1/1 y + 1/-2 and z - 2/3 in the plane x - y + 2z - 3 = 0। ओके, सो सबसे पहले चेक कर लो कि भाई ये लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करती है, नेचर क्या है। तो मैंने डॉट करा के देखा, -1 2 3, और इसका 1 - 1 2 डॉट किया, 1 + 2 + 6 ≠ 0 आ रहा है। इसका मतलब लाइन प्लेन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो फोटो में देखना चाहूँ तो सिचुएशन ऐसी है कुछ, ठीक है, ये लाइन कुछ इस तरह की है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका प्रोजेक्शन जो बनेगा, मतलब प्लेन के अंदर शेडो कुछ इस तरह का होगा, इसी का होंगी, और इमेज इस तरह की हो जाएंगी। तो अपने को क्या निकालना है, दोनों की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये आसान है। अगर पहले तुम ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, लाइन से अज्यूम करो और प्लेन में सेटिस्फाई कर दो। तो इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया क्या, λ - 1, -2 λ - 1 एंड 3 λ, यहाँ λ +1 -2 λ
-1 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 2। तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा -1 प्लस 2 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 2 -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लेन में भी है ना पॉइंट, तो लाइन से जूम किया, लैम्डा प्लस 1 -2 लैम्डा -1 3 लैम्डा प्लस 2, और प्लेन में सेटिस्फाई कर दिया, दोनों कॉमन पॉइंट इसलिए। तो क्या बन गया मेरे पास, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 3 2 6 9 लैम्डा, और यहाँ पे हो गया +1 प्लस 2, और ये हो गया मेरे पास +4 +6 और -3 +3। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, -1/3, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -1/3, इजी। अब लैम्डा पता लग गया तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट मैं देखो तो कितना हो गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट 2/3, ये प्लस करूँगा यहाँ पे मेरे पास बनेगा 2/3 -1/3, और ये बन रहा है मेरे पास -1 + 2 + 1, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके फिक्स पॉइंट से डिफरेंट है ये, और ये फिक्स पॉइंट क्या है मेरे पास 1, -1, 2। तो जब प्रोजेक्शन निकालना है तो मेरे को क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इमेज निकालनी तो इसी पॉइंट की इमेज निकाल दूंगा। और मेरे को फॉर्मूला पता है प्लेन में इमेज निकालने का, क्या, x माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट प्लेन के अंदर, ठीक है ना। इमेज निकालने का फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर रहा हूँ जो पढ़ा है जस्ट अभी, z माइनस गामा डिवाइडेड बाई प्लेन में कोफिशिएंट 2 बराबर -k टाइम्स, पॉइंट को डाल दिया प्लेन के अंदर। भी k क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ, 1 माइनस +1 और 2 2 जा 4 -3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 1 + 1 + 4, ठीक है। तो जब आपको फुट निकालना है तो आपको पता है कि k की वैल्यू क्या लेनी है 1, और जब इमेज निकालनी है तो k की वैल्यू क्या लेनी है मेरे को 2, ठीक है। सोल्व करके x y z आ जाएंगे, मतलब ये फुट भी पता लग जाएगा, इमेज भी पता लग जाएगी। तो जब इमेज निकालो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके ये इक्वेशन निकालनी है, और प्रोजेक्शन निकालो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके ये इक्वेशन निकालनी है। 2 पॉइंट फॉर्म लाइन की याद होगी आपको, x - 1 x2 - x1 इक्वल टू y - y1 y2 - y1 z - z1 z2 - z1, ठीक है। इस तरह से कर लोगे आप। तो अब कुछ सवाल खुद से लगाओ। तो दोस्तों शुरू के 4 हिस्सों में मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्लेन की सारी इक्वेशंस, लाइन एंड प्लेन का रिलेशन, पॉइंट एंड प्लेन का रिलेशन। अब बात होने वाली है अपनी प्लेन एंड प्लेन। एक प्लेन का दूसरे प्लेन से क्या रिलेशन हो सकता है, फैमिली ऑफ प्लेन, बेसिकली जो मेजर टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस आर्टिकल के अंदर, दैट इज़ फैमिली ऑफ प्लेन्स। बट बिफोर दैट पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। 2 प्लेन के बीच के एंगल कैसे निकालूंगा। लेट्स इफ 2 प्लेन्स आर पैरेलल, तो ऑब्वियसली बात उनके पैरेलल, उनके जो नॉर्मल वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। और नॉर्मल वेक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ x y z होते हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरा प्लेन लिख रहा हूँ और जो किसी के पैरेलल है, तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर मैं सेम एज्यूम कर सकता हूँ, या दोनों नॉर्मल वेक्टर के रेशो सेम होंगे। जस्ट लाइक हम लाइन को जज करते हैं कि 2 लाइन पैरेलल कैसे होती हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, बेसिकली सेम स्लोप। तो उसी मैनर में हम उनका नॉर्मल वेक्टर सेम होगा या फिर प्रोपोर्शनल होंगे कंपोनेंट, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो मोर लेस मैं यहाँ पे सेम ही ले रहा हूँ, और सेम नहीं होंगे तो आप सेम बनाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x + y + z, यहाँ पे 2x + 2y + 2z, तो सबको पता है 2 कॉमन लेके मैं इसको सेम बना सकता हूँ। सेम लगाने के बाद ही फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊँगा इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस का। याद करो हम 2D लाइन में कैसे करते हैं मिनिमम डिस्टेंस, या c2 - c1 डिवाइडेड बाई √a² + b², ठीक है ना। लाइन अगर अपनी x + by + c है तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। दैट इज़ ये डिस्टेंस अगर मैं बोल दूँ dm, द मिनिमम डिस्टेंस dm, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज dm इज इक्वल टू d2 - d1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a² + b² + c²। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फॉर्मूला ऑलरेडी मैं डिराइव कर चुका हूँ, तो उसी चीज़ को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। मान लो यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने, क्या, अल्फ़ा कोमा बीटा कोमा गामा फर्स्ट प्लेन के अंदर, ठीक है। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला, पॉइंट को प्लेन में डालो, ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा प्लस d2 डिवाइडेड बाई नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं आप, मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम, ये हो गई अपनी। अब ये वैल्यू कैसे आएगी, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, क्योंकि पॉइंट इसका है तो यहाँ पुट किया जा सकता है। सो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा किसके इक्वल होगा, -d1 के, तो वो यहाँ पुट करोगे इसकी जगह -d1, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये फॉर्मूला नज़र आएगा, ठीक है। दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे डिफाइन कर सकते हो, अगेन लेट्स से ये एक प्लेन है, ओके, और ये दूसरा प्लेन है, हाँ, तो ये जो एंगल है दोनों के बीच में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अब प्लेन के बीच का एंगल और प्लेन का ओरिएंटेशन अपन कौन से वेक्टर से डिफाइन करते हैं, उसके नॉर्मल वेक्टर से। सो एक फर्स्ट प्लेन मान लो मेरे पास ऐसा हो गया, a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड प्लेन इज a2x b2y प्लस c2z इज इक्वल टू प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों नॉर्मल वेक्टर मैं आराम से लिख सकता हूँ, n1 वेक्टर फॉर द फर्स्ट प्लेन इज a1i कैप b1j कैप एंड c1k कैप, एंड द n2 वेक्टर इज a2i कैप b2j कैप एंड c2k कैप, ओके। सो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बेसिकली कैसे डिटरमाइन करूँगा मैं, n1 और n2 के बीच का एंगल। सो बोथ द प्लेन्स के बीच का एंगल मैं सीधा सीधा कैसे लिख सकता हूँ, दो वेक्टर n1 और n2 के बीच का एंगल, और दो वेक्टर का एंगल अपन निकालना जानते हैं डॉट प्रोडक्ट से, n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई n1 n2 के मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप दो वेक्टर के बीच का, दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल सकते हो। तो बेसिकली डिफाइन कैसे करना अपने को, नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है ना, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये दो मान लो प्लेन है, ये इनका नॉर्मल वेक्टर है 90 डिग्री 90 डिग्री, तो देख रहे हो ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली बात है 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, कोस थीटा ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी है, क्योंकि दो एंगल होते हैं ना। अगर ये एक्यूट है तो ऑब्वियसली बात ये वाला प्लेन भी, तो ये वाला एंगल भी तो कंसिडर किया जाएगा दोनों प्लेन के बीच में। सो कोई बुराई नहीं है, नॉर्मल वेक्टर 6 का यूज़ करके दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकाल सकते हो। तो आप सीख गए दो प्लेन के बीच का एंगल, दो प्लेन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस इफ दे आर पैरेलल, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट टू प्लेन इज देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। दो प्लेन इस तरह से पड़े हुए हैं तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो मेरा ज्वाइन पॉइंट है, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो एक नोटबुक या बुक, बहुत सारे पेजेस हैं और उनकी कॉमन बाइंडिंग लाइन है, दैट बाइंडिंग लाइन इज देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सो बेसिकली अगर मैं ऊपर वाले प्लेन में भी बोलूँ ना, तो बाइंडिंग लाइन बेसिकली ये है, ठीक है। और इस बाइंडिंग लाइन को निकालते कैसे है फॉर टू गिवन प्लेन्स, एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, फिर फैमिली की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। फिर साथ में सारे प्लेन एंड प्लेन के क्वेश्चंस करेंगे और उसी के साथ ये पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। प्लेन से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस कर चुके होंगे हम, ठीक है। सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से इसको समझिएगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। फिर से अगर मैं दो प्लेन ड्रॉ करूं, ये पहला प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन, ओके। सो दिस पर्टिकुलर लाइन इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। देख पा रहे हो, ये वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो दोनों प्लेन के अंदर है। तो अपने को सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, लाइन को डिफाइन करने के लिए लाइन की इक्वेशन याद करो कैसे लिखते थे, फिक्स पॉइंट और पैरेलल वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन हो गई, एंड x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड प्लेन की इक्वेशन होगी। दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है। ऑब्वियसली बात, तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, तो जो सोल्यूशन दिखूंगा भी मैं, तो वो इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन निकलेगा मेरे पास, है ना। तो वो इनफाइनाइट सेट बेसिकली लाइन की इक्वेशन ही है, वो जो कलेक्शन बन रहा पॉइंट्स का वो लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। निकालते कैसे उसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले देखो, लाइन का अगर पैरेलल वेक्टर की अगर बात की जाए तो लाइन का पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा,
तुम्हें पता है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है n1, सिमिलरली इस प्लेन का भी एक नॉर्मल वेक्टर है n2, ठीक है। ये ऊपर जो मैंने 2D में दिखाया हुआ है इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर इन दोनों नॉर्मल वेक्टर का अगर मैं क्रॉस करूँ n1 क्रॉस n2 करूँगा तो देख लो किसके अलोंग आ रहा है, ये इस लाइन के अलोंग आ रहा है। आप समझ पा रहे हो, एक नॉर्मल वेक्टर ऐसे है, एक नॉर्मल वेक्टर ऐसे है, और इनका अगर मैं क्रॉस करूँगा तो ये बाइंडिंग लाइन के अलोंग ही तो आ रहा है। सो आई कैन ईजिली से कि पैरेलल वेक्टर जो मेरे को लाइन के लिए रिक्वायर्ड है ना, दैट पैरेलल वेक्टर इज n1 क्रॉस n2। n1 क्रॉस n2 ईजिली फिगर आउट कर सकते हो, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड दिस n2 इज i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो n1 क्रॉस n2 कर दो फटाफट, i वाला पार्ट ढका, 6 प्लस 1 7 i कैप हो गया, j कैप वाला ढका 9 प्लस 1 10 दैट इज माइनस 10 j कैप, क्रॉस करना आता है सबको, 3 माइनस 2 प्लस 1 k कैप। ये नॉर्मल वेक्टर आ गया अपने पास फुर्ती में। अब मेरे को चाहिए एक फिक्स पॉइंट, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो ये लाइन है, इसका पैरेलल वेक्टर जो है जो मैंने निकाला है ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल नहीं है, ना तो एक्स वाई के, ना वाई जेड के, ना एक्स जेड के। तो डेफिनेटली लाइन कोऑर्डिनेट प्लेन्स को तो क्रॉस करेगी। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ ना कभी एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगी। तो एक्स वाई प्लेन को जैसे ही क्रॉस करी तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो वो फिक्स पॉइंट में ले सकता हूँ, मतलब अपनी तरफ से तुम जेड को 0 कर दो या एक्स को वाई को किसी को भी 0 कर दो। तो जेड अगर मैं 0 कर देता हूँ तो सिंपली मेरे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं जो कि मेरी फेवरेट है, जानबूझ के मैंने ऐसा लिया था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सो इनको सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू मेरे पास 1,1 आ जाती है। तो इसको और इस z0 को कंबाइन करोगे तो मेरे पास फिक्स पॉइंट बन जाता है 1,1,0। फिक्स पॉइंट पता लग गया, पैरेलल वेक्टर पता लग गया। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन, लेट इट दिस लाइन बी L, तो क्या लिख सकता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। पैरेलल वेक्टर कॉम्पोनेंट चिपका दी, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गई, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई z0 क्यों किया, y0 कर लो या z को 1 कर लो, कुछ भी इस तरह से कर सकते हो। z को जैसे फिक्स करो तो मेरे पास दो वेरिएबल में इक्वेशन बचेगी ना, ये एक तरीका है। और ज़्यादा फंडामेंटल तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो तो लेट्स से कि मैं z को फिक्स कर देता हूँ, लेट्स से लैम्डा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, z को अगर लैम्डा मान लो तो कोई वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स नहीं की है मैंने। तो 3x प्लस 2y, अगेन ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, देखो इस केस में दूसरा तरीका है ये, जिसमें मैं डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन निकाल के दिखाऊंगा बिना पैरेलल वेक्टर पहले से फिगर आउट किए। कई बार अपने को सिर्फ पैरेलल वेक्टर ही चाहिए होता है, इसलिए बताया कि लाइन में पैरेलल वेक्टर कैसे डिफाइन करोगे इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास 5 प्लस लैम्डा जेड को उधर ले गया और इन द सेकेंड इक्वेशन मेरे पास बन जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 लैम्डा। तो इजीली इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो y कैंसिल, और x का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ तो x ही हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया 5 माइनस 4 दैट इज़ 1, एंड लैम्डा ये हो गया प्लस 7 लैम्डा, ठीक है। अब यही x की वैल्यू यहाँ चिपका हुआ 1 प्लस 7 लैम्डा, तो y का वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 लैम्डा, और z को लैम्डा जूम किया ही है आपने। तो देख पा रहे हो पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ही आ गई जहाँ पे लैम्डा पैरामीटर है। सो इसको फिगर आउट करो, इक्वल टू लैम्डा अगर सोल्व करोगे तो दिस इज x माइनस 1 बाई 7, दिस इज y माइनस 1 बाई माइनस 10 एंड z माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा। देखो तीनों लैम्डा के इक्वल कर दूँ तो ऐसे सोल्व कर सकते हो आप, इक्वेशन वही आएगी जो मैं ऑलरेडी निकाल के बैठा हूँ, ठीक है। फंडामेंटली काम आप वही कर रहे हो, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का आई गेस कॉन्सेप्ट आपको सबको समझ में आया होगा, ये दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से डिफाइन की जाती है। और अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो मैं फैमिली ऑफ प्लेन्स की तरफ बढ़ सकता हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, फैमिली ऑफ प्लेन्स passing from line of intersection.
line of intersection of P1 and P2. So these P1 and P2 are two fixed plane. ठीक है, जैसा भी बनाया था उसी तरह से वापस ड्रॉ कर सकता हूँ. ये मान लो प्लेन P1 हो गया एंड दिस इज़ माई प्लेन P2. ओके, सो इस पर्टिकुलर लाइन से कितने प्लेन बन सकते हैं? तुम ऐसे सोचो ना कि ये दोनों क्या है, मेरे कवर पेज हैं बुक के, और बीच के सारे पेज समझ लो, बीच के सारे पेज क्या होंगे? इसी फैमिली के होंगे, इसी बाइंडिंग लाइन से जुड़े हुए हैं. तो उन सब की फैमिली, उस फैमिली की इक्वेशन को मैं सीधे सीधे कैसे लिख सकता हूँ? दैट P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज़ द पैरामीटर. लैम्डा बदलते जाओ, अलग अलग पेज की इक्वेशन अपने आप आती जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने P1 क्या लिया था? 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 5 एंड दैट P2 क्या था मेरे पास? x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 2. सो अगर मैं इन दोनों प्लेन से बनने वाले प्लेन्स की फैमिली लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना लैंग्वेज इसी तरह से होगी सवालों के अंदर कि ए प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2. और कई बार पता है ऐसे भी लिखते हैं लोग कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू P1 बराबर 0 बराबर P2. समझ रहे हो? इस तरह से लिखी होगी लाइन की इक्वेशन. सो आप समझ सकते हो कि वो किसकी बात कर रहा है? P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है. नॉन स्टैंडर्ड तरीके से लिखी हुई लाइन की फॉर्म मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ. इस तरह से भी लिखी होती है, तो उस केस में भी आपको लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालनी है. ठीक है, सो वापस आते इस पर. तो मैं कैसे लिखूँगा इसको? 3x प्लस 2y माइनस z माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस y प्लस 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी जिससे आप लैम्डा निकाल सकते हो और पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि इसी फैमिली का होगा. ठीक है ना, जैसे कि मैं एक एक्स्ट्रा प्लेन बनाना चाहूँ इसी फैमिली से, तो कुछ इस टाइप का मैं सोच सकता हूँ. तो ये ब्लू प्लेन जो मैंने बनाया है इसकी इक्वेशन आप निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं एक सवाल लूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन obtained by P1 about its line of intersection with plane P2, line of intersection with P2 such that it becomes perpendicular to P2. समझ रहे हैं आप? मान लो ऐसा सोचा जाए कि ये P2 है, ये मेरा P1 है. अब P1 को मैंने क्या किया? रोटेट कर दिया और एक नई पोजीशन में डाल दिया, दैट इज़ P1 डैश, सच दैट P1 और P2 के बीच में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री. ठीक है, तो देखो यही सेम इसी तरह की फैमिली आपने 2D के लाइंस में भी पढ़ी होंगी, L1 प्लस लैम्डा L2. ठीक है, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है क्योंकि 3 वेरिएबल्स आ गए. अब एक बात तो तय है ना कि भाई P1 की जो नई पोजीशन भी होगी उसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो सेम ही रही क्योंकि आपने इसी के अबाउट इसको रोटेट किया है ना. सो उस प्लेन की P1 डैश की इक्वेशन को हम आराम से अज्यूम कर सकते हैं इसी फैमिली ऑफ प्लेन्स की कॉन्सेप्ट का यूज़ करके. P1 डैश दैट इज़ P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे आपने लिखी हुई है. ठीक है, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाता है मेरे पास 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स y एंड -1 प्लस 3 लैम्डा z एंड -5 माइनस 2 लैम्डा. जैसा कि मेरे को बोला गया है कि जो P1 डैश है ये परपेंडिकुलर हो जाता है P2 के साथ. इसका मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा लेट्स से N1 डैश वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा P2 के नॉर्मल वेक्टर के साथ. और परपेंडिकुलर होने का वही कि मतलब निकालते हैं हम कि डॉट 0 कर दूँ. इस डॉट से आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी लैम्डा के अंदर, जिसको सोल्व करके आप लैम्डा निकाल लोगे, वापस पुट करोगे यहाँ पे या यहाँ पे पुट कर दो, आपको P1 डैश की इक्वेशन मिल जाएगी.
सो नॉर्मल वेक्टर कॉम्पोनेंट मेरे को नज़र आ रहा है P1 डैश के 3 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, तो उठाओ और डॉट कर दो किसके साथ, 1,1,3 के साथ। समझ रहे हैं आप, ये N2 नज़र आ रहा है सबको। सो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 प्लस लैम्डा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट N2 का एक्स कॉम्पोनेंट दो 1 ही है, लिख देता हूँ साहब की सहूलियत के लिए, वाई कॉम्पोनेंट भी 1 ही है, 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 टाइम्स माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, इस चीज़ को आप 0 कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ध्यान से करना है, स्केलर का कोई यूज़ नहीं है, नॉर्मल वेक्टर कॉम्पोनेंट्स चाहिए थे मेरे को। तो सो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा और 3 3 जा 9, ये कितना हो गया मेरे पास 11 लैम्डा, और स्केलर की वैल्यू 3 और 2 5 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा मिल जाता है मेरे को -2/11, जिसको आप वापस इसी में पुट करोगे तो आपको P1 डैश की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि P1 की नई पोजीशन की इक्वेशन है। ओके, तो ये था अपने बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेन एंड प्लेन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर आप भी लगाइएगा। ठीक है, अब देखो ये अभी हमने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा, फैमिली ऑफ प्लेन देखा, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो कि कह रहा है कि फाइंड M इफ लाइन, कौन सी लाइन, 3x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 1 इज पैरेलल टू द प्लेन x 2x माइनस y प्लस mz माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको देख के लगा ये कैसी लाइन की इक्वेशन है, तो बेसिकली ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो रहे जिन पॉइंट्स के लिए। तो डेफिनेटली किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वो पॉइंट्स, वो कॉमन पॉइंट्स जिस पे दोनों प्लेन 0 हो जाएंगे, मतलब जो पॉइंट्स इन दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों प्लेन के कॉमन पॉइंट्स। तो फोटो में देखें तो इस तरह से सिचुएशन है अपने पास, और मेरे को ये लाइन निकालनी है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीख चुके हो आप, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालनी, पर क्या मेरे को एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। अब ये मान लो एक लाइन है, ये लाइन आ गई मेरे पास, वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर प्लेन के पैरेलल है। तो आपको पता है लाइन जब प्लेन के पैरेलल होती है तो लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डॉट 0। तो मोर और लेस मेरे को लाइन की एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं चाहिए, मेरे को लाइन का सिर्फ पैरेलल वेक्टर चाहिए। और लाइन का पैरेलल वेक्टर निकालना आता है तुम्हें, कैसे, दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस करा दोगे तो लाइन का पैरेलल वेक्टर पता लग जाएगा। और फटाफट चालू हो जाओ, 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 4, इन दोनों का क्रॉस कराना अपने को सिंपली। तो कितना है भाई क्रॉस करा के, -8 प्लस 3 -5 आई कैप, ये हो गया मेरे पास 12 -4 -8 जे कैप एंड -9 माइनस प्लस 8 हो जाएगा तो -1 के कैप। ठीक है, ये आ गया अपने पास -8 प्लस 3 और 12 -4 और इधर क्या -9 प्लस 8 -1। ठीक है, तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। मैं चाहूँ तो इसको 5 8 1 भी ले सकता हूँ स्केलर मल्टीपल में ही। और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो कि क्या है 2 - 1 m डॉट 0 होना चाहिए क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो कितना हो गया भाई ये 10 - 8 प्लस m इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सिंपल सी -2। ठीक है, तो ये था अपना प्लेन, इसको आप अच्छे से लगाओ अब।